जम्मू कश्मीर की रेनू भाटिया हरियाणा महिला आयोग की अध्यक्ष हैं। बचपन के एक हादसे में माँ, बाप, भाई बहन सबको खो दिया। बचे तो सिर्फ रेनू और उनका छोटा भाई। रूह छलनी हो चुकी थी। हर तरफ अंधेरा छा चुका था। मजबूरी में रिश्तेदारों के घर पनाह लेनी पड़ी। सिर को छत मिली, खाने को रोटी मिली। अगर कुछ बाकी रहा तो वो था माँ का आंचल और पापा का साया। लाड प्यार की कमी हमेशा खलती रही। 10वीं क्लास के नतीजे आए भी नहीं थे कि उससे पहले ही शादी कर दी गई। दुनिया को लगा कि चलो अब रेनू चूल्हा चौका करके ससुराल वालों की दी हुई जिंदगी ही जी लेगी। लेकिन रेनू को तो जिद से तकदीर लिखने और तदबीर बदलने की आदत थी। पति का साथ मिला, पंख फैलाए, परवाज भरी और उड़ चली आसमान के उस पार। यूं तो बड़ा ओहदा भी मिल रहा था, पर जिद थी महिलाओं के लिए काम करने की। सो जिद से जज्बा बना और रेनू बन गई हरियाणा महिला आयोग की अध्यक्ष। आज महिलाओं के हक की आवाज बुलंद करती हैं। मन के आसमान में पंख पसारे रेनू जब पीछे मुड़कर देखती हैं तो दूर कहीं बादल पार माँ पापा कहते हैं, ओ बिटिया हमें तुम पर नाज है। हम महिलाएं के आज के एपिसोड में आपका बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं रचना बंसल और आज की हमारी जो मेहमान है वो बेहद खास हैं। हमारे साथ हैं हरियाणा महिला आयोग की अध्यक्ष रेनू भाटिया जी। रेनू जी, बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया रचना। आज आप महिलाओं के लिए काम कर रही हैं, उनके लिए आवाज उठा रही हैं, लेकिन आपका भी अपना पर्सनल संघर्ष रहा है। एक बड़ा स्ट्रगल आपने झेला है, देखा है। ऑफ द कैमरा आपसे बात हो रही थी। मैं चाहूंगी एक एक बात आज आप हमारे दर्शकों को, यानी कि आधी आबादी को हम महिलाएं के दर्शकों तक पहुंचाएं। सबसे पहले तो ये नॉन पॉलिटिकल शो रहेगा, इसमें हम पॉलिटिक्स को लेकर कोई बात नहीं करेंगे। हम कोशिश करेंगे महिलाओं के लिए आपका मैसेज आए, ये अच्छा रहेगा। बिल्कुल। तो आज आप महिला आयोग के अध्यक्ष के तौर पर काम कर रही हैं, लेकिन ये सफर कहाँ से शुरू हुआ? पॉलिटिक्स में एंट्री क्या आपने बचपन से सोचा था कि मुझे पॉलिटिक्स में जाना है, काम करना है? देखिए रचना, अच्छा सब्जेक्ट आपने चुना और महिलाओं की बात को, आवाज को उठाने का काम किया, ये और भी अच्छा है। और राजनीतिक प्रोग्राम नहीं है ये, उससे भी अच्छा है, क्योंकि अल्टीमेटली हम महिलाएं हैं। रही बात आपका प्रश्न कि मैं पॉलिटिक्स में शुरू से थी या आई या मुझे शौक था, बिल्कुल ऐसा नहीं है। डेस्टिनी से मैं पॉलिटिक्स में आई हूँ और बहुत नॉर्मल तरीके से आई। मेरा करियर जो है, प्रोफेशनल करियर, विवाह के बाद जो शुरू हुआ वो मीडिया से हुआ। मेरा बैकग्राउंड मीडिया का है और 1990 में मैं दिल्ली दूरदर्शन की न्यूज़ एंकर रही। वहाँ से मेरी ज़िंदगी का सफ़र शुरू हुआ और एंकरिंग करते करते धीरे धीरे अपनी बहुत ही फेवरेट न्यूज़ रीडर सलमा सुल्तान जी की शागिर्दी की मैंने। उसके बाद मैं कुछ न्यूज़ भी पढ़ने लगी। तो ये मेरा एक बहुत ही पसंदीदा शौक भी था और चाहत भी थी, क्योंकि मुझे नहीं पता आपकी उम्र के हिसाब से आपको ये बात ध्यान है या नहीं है, पर ज़रूर आपकी मदर के एज के लोगों को ये बात पता होगी कि पहले केवल दूरदर्शन ही होता था। और जब हम लोग भी बहुत छोटे थे, 8वीं 9वीं में पढ़ते थे, तो सलमा सुल्तान जी बहुत ही सीनियर एक न्यूज़ रीडर हुआ करती थी। और उससे पूर्व हम स्मिता पाटिल जी को भी देखा करते थे। तो बचपन से जब मैं स्मिता पाटिल जी, सलमा जी को देखती थी तो मुझे ऐसे लगता था कभी मैं भी ऐसे पढ़ पाऊंगी न्यूज़, या कभी मैं ऐसे टीवी में आ सकती हूँ, ये सोचा करती थी। तो शायद वही शौक मुझे यहाँ तक ले आया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ फैमिली सर्कमस्टांसेस की वजह से, लाइफ में कुछ हादसों की वजह से मेरा विवाह बहुत जल्दी हुआ। क्लास 10th में छुट्टियों में मेरा विवाह हुआ। और विवाह के बाद आप जानते हैं परिवार, फिर बच्चे और फिर वो सब। तो 10th क्लास तो बहुत छोटी, जी मतलब बहुत आप शायद छोटी, नाबालिग रही होंगी उस टाइम। उस जमाने में नाबालिग ही थी, परंतु शायद इतना ज़्यादा फोकस नहीं था इस बात को और पुराने लोग शायद नहीं ध्यान देते थे इस बात को। और अनफॉर्चुनेटली मेरे पेरेंट्स बहुत छोटी उम्र में चले गए जब मैं 7 वर्ष की थी। तो दादाजी बहुत बुजुर्ग थे, तो उनको लगा होगा कि मैं अपने होते हुए इसका विवाह कर दूं ताकि बाद में कोई परेशानी ना हो, शायद यही कारण था। और शादी के बाद बच्चे, 2 बेटियां 1 बेटा, ये सब हुए। लेकिन एक जो है ना टीस थी मन में कि मुझे तो वो बनना था जो मैं बचपन से ख्वाब देखा करती थी। तो उस बनने की टीस ने जो है शायद मुझे इस मुकाम तक पहुंचाया। बहुत ही
खूबसूरत एक प्रोग्राम में आपने तबस्सुम जी का नाम सुना होगा, बहुत खूबसूरत अदाकारा थी। वो मुझे एक कार्यक्रम में मिली, मैं अपने हस्बैंड के साथ एक स्टार नाइट में गई हुई थी। वो मुझे वहाँ मिली और मुझे सौभाग्य उनके साथ बैठने का मिला और बातें करने का। तो उनको 5-7 मिनट के लिए स्टेज के बाहर जाना था, तो वो मुझे लेकर गई अपने साथ। तो जब मुझे स्टेज के ऑफ स्टेज ले गई तो बातें करते करते उन्होंने मुझे कहा, तुम क्या करती हो? तो मैंने कहा हाउसवाइफ हूँ। तो उन्होंने कहा, अरे अच्छी खासी खूबसूरत हो, कुछ करती क्यों नहीं, मॉडलिंग करोगी? तो एकदम सडनली मॉडलिंग नाम सुन के और ऐसा सुन के मुझे बड़ा शौक लगा। तो मैंने कहा मैं अपने हस्बैंड से पूछ के बताऊंगी, क्योंकि उम्र वैसी थी तो लगा हस्बैंड से पूछना है। तो मैंने अपने हस्बैंड से पूछा और उन्होंने कहा हाँ जो कह रही हैं दीदी पूछ लो। तो तबस्सुम जी ने मुझे अपने ऑफिस बुलाया, उन दिनों में लैंडलाइन हुआ करते थे, और उन्होंने मुझे कहा कि तुम मेरे ऑफिस आना और जीन्स पहन के आना, 5-6 टी शर्ट्स लेकर आना। तो मैं अपने हस्बैंड के साथ ही, राजदूत बाइक होती थी हमारे पास तब, मैं उस पे उनके साथ गई, झंडे वालन के पास उनका ऑफिस था। और जब मैं वहाँ गई तो वो मुझे मिली जिस दिन पर्टिकुलर उन्होंने कहा हुआ था। तो मैं गई और मैं मिली और उन्होंने अपने एक फोटोग्राफर को कहा कि इस लड़की का मेकअप कराओ और इसकी फ़ोटो खींचो। मेरा बहुत अच्छा मेकअप हुआ, लाइफ में पहली बार जो आर्टिस्टिक मेकअप होता है मॉडल्स वाला, और अलग अलग टी शर्ट्स में मेरी बहुत सारी स्टिल्स खींची गई। और बस वो होकर चाय वगैरह पिया और वापस आ गई। लगभग 1 महीना निकल गया इस बात को। तो मुझे लगा ठीक है, तबस्सुम जी ने फोटो खिंचाई, हो गई बात, क्योंकि 1 महीना निकलने के बाद ऐसे लगा जस्ट गॉन इज गॉन काइंड ऑफ थिंग। बट अचानक 1 महीने के बाद लैंडलाइन पर फोन आया उनके ऑफिस से कि मुंबई से दीदी आई हुई हैं, आपको याद कर रही है, आप आ जाइए। तो हम शाम को गए और दोबारा, और उन्होंने मेरी बहुत सारी, उन्होंने 75 फोटोग्राफ्स मेरी खींची थी, और उसमें से 9-10 फोटो क्लिक करके जो बहुत बेस्ट आई थी वो दिखाई हमें टेबल पे, और कहा तुम्हारी ये फोटो फोटोजेनिक फेस ऑफ द ईयर के अवार्ड के लिए सिलेक्ट हुई है। तो आई वॉज लाइक कमाल है, ऐसा भी था। जब वो फोटो मेरी सिलेक्ट हुई तो मुझे अपने बचपन का एक इंस्टेंस याद आने लगा। माता पिता के बाद बहुत अप्स एंड डाउन्स लाइफ में हुए, अपनों के परायों के सबके हुए। उनको झेलते हुए जिंदगी कटी, उनको निभाते हुए जिंदगी कटी। तो एक इंस्टेंस ऐसा था कि एक बार अपनी ही रिश्तेदार, खास रिश्तेदार, उन्होंने मुझे एक बार ऐसी बातों बातों में कहा कि सुंदर नहीं है, पता नहीं शादी होगी कि नहीं होगी। तो मैं बड़ा उदास हो जाती थी कि मेरी शादी नहीं होगी, हालांकि मैं बच्चा थी, शादी का मतलब नहीं पता था। लेकिन वो रोज रोज ये वाली बात सुनना, सुंदर नहीं है, शादी नहीं होगी, सुंदर नहीं है, शादी नहीं होगी, मेरे को ना एक बच्चे के दिमाग में बात जैसे बैठ जाती, वो बैठ गई कि मेरी तो शादी नहीं होगी। खैर शादी वादी तो हो गई, सारा कुछ हो गया, तो सुंदर नहीं है ये क्लिक दिमाग में बैठा हुआ था। तो जब मेरी वो फोटोजेनिक फेस ऑफ द ईयर का अवार्ड आया तो मैंने अपनी वो फोटो अपने परिवार में भेजी, जिन्होंने मुझे बचपन में इस तरह से कहा था। और मुझे 1 साल का गृह शोभा, गृह लक्ष्मी, वुमेन ज़रा, सरिता, रीडर डाइजेस्ट, इसका कॉन्ट्रैक्ट मिला कवर पेज का। तो फिर मैं वो फोटो अपने उस परिवार में भेजा करती थी कि देखिए ये वो लड़की है जो सुंदर नहीं थी। तो वक्त है, बातें हैं। ये रेनू जी, आपने अपनी जिंदगी का अनुभव बताया। पहले तो मैं हम महिलाएं के दर्शकों को ये बता दूं कि आज अगर मीडिया इंडस्ट्री में कोई एंट्री करता है तो आप समझिए कि 99% चाहे वो लड़का है या लड़की है, वो कहते हैं कि हमें एंकर बनना है। एंकर उन्हें लगता है बड़ा अट्रैक्टिव है, बड़ा अच्छा है, और ये बिजनेस बड़ा अच्छा है, ये शो बिजनेस की दुनिया है, इसमें हमें टीवी पर आना है। लेकिन रेनू भाटिया जी जो 90 के दौर में डीडी नेशनल पर एंकरिंग कर चुकी हैं और आज हमारे साथ हैं और अपना अनुभव भी शेयर कर रही हैं, और शादी के बाद उनका ये करियर स्टार्ट हुआ था, ये गौर करने वाली बात है। लेकिन आपने कहा कि 10वीं क्लास की जब आपकी छुट्टियां चल रही थी तब आपकी शादी हो गई। आपने कहा बचपन में आपने अपने माता पिता को खो दिया था, जरा ये बताइए मतलब कैसे उनकी डेथ हुई थी? ये बहुत अनफॉर्चुनेट किस्सा है। मैं कश्मीर की बेटी हूँ,
और बहुत रिच और रॉयल फैमिली से आती हूँ। बहुत अच्छे स्कूल से पढ़ी हूँ। प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट श्रीनगर राजबाग का एक बहुत बढ़िया स्कूल है, पहला कॉन्वेंट हिंदुस्तान का वही माना जाता था। और बहुत लाडली और नाजों में पली बेटी हूँ, थी तब तक। एक दिन हमारी एक गाड़ी कई पिक्चरों की शूटिंग्स में जाती थी, क्योंकि श्रीनगर कश्मीर में बहुत शूटिंग्स होती थी, तो हम भी बचपन में बहुत शूटिंग्स देखते थे। और मम्मी तो बताती थी कि जब तू छोटी थी, गोद वाली थी, तो किसी पिक्चर में बच्चे का रोल चाहिए होता था तो तुझे उठा के ले जाते थे, बधाई हो बेटा हुआ है। तो ऐसे वाले रोल्स मुझे कई करने को मिले। और जिस दिन माता पिता का देहांत हुआ एक एक्सीडेंट के माध्यम से, उसी दिन हम वक्त पिक्चर देखने गए थे। तो वक्त पिक्चर की जो स्टोरी है वो और मेरी लाइफ की स्टोरी बहुत मैच कर गई। हम लोग तो वक्त पिक्चर इसलिए देखने गए थे कि सुनील दत्त ने हमारी कार चलाई थी, तो हम देखने गए थे हमारी कार इस पिक्चर में है। मालूम नहीं था जब उसी कार में वापस आएंगे अगले दिन बैठ ही नहीं पाएंगे फैमिली के साथ। रात को 4 बजे, लगभग सुबह के 4 बजे अचानक से हमारा मकान आधा गिरा, जैसे वक्त पिक्चर में मकान गिर गया था। और आधे मकान में मेरे माता पिता, मेरा छोटा 1 साल का भाई और 2.5 साल की बहन का देहांत हो गया। और मैं और मेरा छोटा भाई, मुझसे 2 साल छोटा, हम दूसरे रूम में थे, जो कि रूम बच गया। तो ये अनफॉर्चुनेट एक इंसिडेंस, जो बहुत बड़ा हादसा मेरी ज़िंदगी का, बिल्कुल टर्निंग पॉइंट लाइफ का था। और उससे भी अनफॉर्चुनेट बात, अगले दिन सुबह मेरा बर्थडे था, तो मैं ये दिन ज़िंदगी का कभी नहीं भूल सकती। आप कितने साल की थी? मैं उस टाइम 7 इयर्स की थी। तो मैं कभी नहीं भूल पाती हूँ इस बात को कि जिस दिन मेरा जन्मदिन होता है उस दिन मैंने अपने माता पिता को खोया। आप 7 साल की थी, आपने अपना एक भाई, एक बहन, माता पिता को इस घटना में खो दिया, और आपका छोटा भाई बचा। हाँ मतलब जी, हम 7 साल के आप खुद हैं और 2 साल छोटा भाई है। बस हम 2.5 साल के अंतर में थे। छोटा भाई 1 साल का था, 9 मंथ्स का तब। तो जल्दी जल्दी ये हादसा हुआ और हम लोग दोनों। किस वजह से घर गिर गया था? ऐसा कुछ पता नहीं लगता, क्योंकि पुरानी जब बातें चेक की गई तो कोई भूकंप नहीं था, कुछ नहीं था। बस यूं समझो कि हमारी किस्मत में ये दर्द लिखा हुआ होगा। बहुत छोटी एज होती है 7 साल की। 7 साल की उम्र में तो बच्चा अच्छे से अपनी बातों को एक्सप्रेस करना भी नहीं जानता। माता पिता का यूं चले जाना, फिर आगे जिंदगी कैसे कटी, किसने पाला? मेरा बहुत बड़ा परिवार था, है आज भी। मेरे 3 ताया, दादाजी, ये सब थे फैमिली में। तो हमें अपने बड़े ताया जी के परिवार में लाया गया, उधमपुर। उसके बाद 2-3 वर्ष तक मैं उधमपुर के कामल कॉन्वेंट में पढ़ी और उनके साथ रही। फिर उसके बाद मेरे भाई को जम्मू रखा गया, बड़े ताया जी के पास, और मुझे सबसे छोटे ताया जी के पास देहरादून भेजा गया। तो बचपन में हम भाई बहन भी बिछड़ गए, दोनों दूर दूर रहने लगे। और बाकी आगे की पढ़ाई और सब कुछ 10वीं तक मेरा देहरादून में हुआ। देहरादून सेंट थॉमसेस में मैं पढ़ी हूँ। ये बड़ा दुख देने वाला है और बड़ा दिल को दुखाने वाली ये घटना है। 7 साल की उम्र में माता पिता को खो देना, फिर आगे बढ़ना। शायद इसीलिए आपने जिक्र किया था कि दादाजी कहते थे कि जल्दी शादी कर दो, इसीलिए 10th क्लास की छुट्टियों में आपकी शादी हो गई। पुराने लोग थोड़ा सा इस बात को सोचते थे, ऐसा देखा गया है कि अपने भतीजा भतीजी या पोता पोती को वो थोड़ा केयर से रखते थे। कि दादाजी को ये लगता था कि अगर वो नहीं रहे और पता नहीं मेरा ध्यान कौन रखेगा, मैं एक बेटी हूँ। तो शायद इस नाते ये डिसीजन फैमिली में लिया गया कि इसकी जल्दी शादी कर दी जाए। तो 10वीं की छुट्टियों में एग्जाम देते ही मेरा विवाह हुआ। 10वीं का जो रिजल्ट है वो मेरी शादी के बाद आया। मेरी मदर इन लॉ ने पार्टी दी और मैंने इलाहाबाद बोर्ड से, यूपी से 10th बोर्ड किया था, जिसमें मैंने 8th रैंक भी लिया था। तो खुशी भी थी और अजीब सा अब यहाँ से एक टर्निंग पॉइंट लाइफ का आता है कि शहनाज हुसैन के एक प्रोग्राम में मुझे एक प्रोड्यूसर मिली जिनका नाम भी शहनाज था, जो दूरदर्शन में प्रोड्यूसर थी। तो वो उस प्रोग्राम को कवर करने के लिए आई हुई थी। तो उन्होंने मुझे यंगेस्ट ब्रिटिशन के तौर पे इंटरव्यू किया। उनको प्रोग्राम कवर करना था, तो उन्होंने मेरा प्रोग्राम कवर किया और 2 दिन बाद वो दूरदर्शन में रिलीज हुआ। तो जब वो रिलीज हुआ तो मैंने उनको धन्यवाद किया जाकर। तो उन्होंने कहा जैसे
हमने तुम्हारा इंटरव्यू लिया है, ऐसे तुम लेना चाहती हो लोगों का। तो मुझे लगा ये तो बड़ी अजीब बात है कि मुझे तो कोई आइडिया एक्सपीरियंस नहीं। तो उन्होंने कहा उसकी चिंता नहीं करो, हम तुम्हें बताएंगे। ऐसे करके मैं एंकर बनी। तो जब हम न्यूज रीडिंग रूम में जाते थे अपना मेकअप ठीक करने, तो वहाँ सलमा जी को देख के वो लालच बचपन की जाग उठती थी। पहले तो घंटों उनको ऐसे घूर घूर के ताकती रहती थी कि इतनी ब्यूटीफुल, इतनी ब्यूटीफुल। और जब वो अपना पल्ला सेट करती थी और अपना गुलाब का फूल सेट करती थी, तो वो देख के बहुत शौक फिर चढ़ता था। तो फिर तय किया कि मैं भी न्यूज़ रीडर भी बनूंगी। तो एक दिन, आपको शायद पता हो, दूरदर्शन में नीचे एक लाइन आया करती थी हर रोज प्रोग्राम में कि न्यूज़ रीडर बनने के लिए इंटरव्यू दे, और लिखा होता था स्नातक होना अनिवार्य। अब मुझे ये नहीं पता था स्नातक क्या होता है। अब मैंने एक दिन पूछा स्नातक क्या होता है जी? तो पता लगा ग्रेजुएट होता है। अब मैं तो ग्रेजुएट ही नहीं थी। अब वो जो होड़ चढ़ी, जो एक खुमार चढ़ा न्यूज रीडर बनने का, उसने ग्रेजुएशन मतलब 11th 12th भी करवा दी, उसने ग्रेजुएशन भी करा दी मेरिट यूनिवर्सिटी से। और उसके बाद फिर मैंने 94 में, ये सब करने के बाद 94 में मैंने ऑडिशन दिया। मेरा अपना जीवन एक बेटी होने के नाते जिस तरह से अनफॉर्चुनेट हर्डल्स में आया, तो मुझे ऐसे लगता था कि हर बेटी जो माँ के बिना है उसे कोई ना कोई कष्ट होता होगा। क्योंकि मैं आज भी आपको ऑन कैमरा स्क्रीन बोलूँगी कि किसी लड़की की माँ ना मरे। पिता के बिना बेटी रह जाती है, लेकिन माँ के बिना बहुत मुश्किल है। मैंने उसे प्रैक्टिकली झेला है। तो मुझे इसलिए लगता था कि किसी भी लड़की को कितनी प्रॉब्लम हो सकती है। छोटी छोटी बातों के लिए पेन चाहिए तो भी झगड़ा हो जाता है परिवार में। चाचा ताए का बेटा पेन नहीं देता, मुझे भी चाहिए, मैं भी बच्चा हूँ। तो ऐसा अनफॉर्चुनेट इंस्टेंस। पीरियड्स आ गए, छठी क्लास में, 5वीं में पीरियड्स आपको आ रहे हैं, आपको कोई बताने वाला नहीं है। आप डर के मारे किसी से, अपनी चाची ताई से पूछ नहीं पा रही हो कि पीरियड्स ये क्या होता है, कैसे आ जाते हैं। तो माँ का होना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने इन चीज़ों को ना झेलते हुए जिया है। तो इसलिए मैं हर लड़की का, हर औरत का छोटा छोटा दर्द समझ सकती हूँ। तो इसलिए मुझे शुरू से ही महिलाओं के ऊपर काम करने का शौक था। आपकी जनरेशन और आज की जनरेशन में क्या फर्क महसूस करती हैं फीमेल्स को लेकर? एक जो मेन बात मैं आज की बच्चियों में देखती हूँ, लड़कियों में देखती हूँ, युवा पीढ़ी में, उनके अंदर बर्दाश्त और बैलेंस दोनों चीज़ों की कमी है। बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है, बिल्कुल बैलेंस नहीं कर पाती सिचुएशन। मैं ऐसा कभी नहीं कहूँगी एक महिला होने के नाते और चेयरपर्सन महिला आयोग होने के नाते, तो बिल्कुल नहीं कहूँगी कि लड़कियों को दबना चाहिए, लड़कियों को सहना चाहिए। नो, सहना नहीं चाहिए, बैलेंस करना चाहिए और अपने मेंटल जो एटीट्यूड को बैलेंस करके चलना चाहिए। अब हमारे पास, मैं एक एग्जाम्पल के साथ बात को कोट करूँगी ताकि समझ जाए दर्शक, कि हमारे पास केसेस आते हैं तो गर्ल्स अपने आप को, मैं ग्रेजुएट हूँ, मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, मैं साइंटिस्ट हूँ, मैं प्रोफेसर हूँ, ये डेजिग्नेशंस होते हैं। बट खाना बनाने की बात आएगी या कोई भी काम करने की बात आएगी तो मैं क्यों करूँ? स्विगी से मंगाओ, जोमेटो से मंगाओ। मैं मानती हूँ गर्ल और बॉय को बराबर होना चाहिए, लेकिन पेट सबके साथ है। अगर हम खाना जानते हैं तो बनाना क्यों नहीं जानते? ये मेल्स के लिए भी मैं कहूँगी, क्योंकि आजकल जब रिश्तों में दरार आती है वो इस तरह की छोटी बातों पे आती है। कोई ऐसा बड़ा, कोई ऐसा हादसे वाली बात नहीं होती है। तो ये एक छोटी बात, मैं क्यों करूँ? मैं भी काम करके आई हूँ, मैं भी प्रोफेशनल हूँ, मैं तुमसे ज़्यादा कमाती हूँ। तो मुझे लगता है कि हम थोड़ा सा अपनी शोभा को भी खराब करते हैं, थोड़ा सा अपने एटीट्यूड को भी खराब करते हैं, थोड़ा सा अपनी लाइफ की बैलेंसिंग पावर्स को खराब करते हैं। क्योंकि आप महिला आयोग की अध्यक्ष हैं और आज मौजूदा तौर पर यही बड़ी जिम्मेदारी निभा रही हैं, उसमें स्कूल की बच्चियों को भी हम ऐड करेंगे जो कई बार भ्रमित होकर, कई बार होटल्स में भी उन्हें अपने क्लास के लड़कों के साथ देखा गया है। मैम ने ऑफ द कैमरा भी बताया और उस बात का जिक्र भी कर रही हैं। तो वो पथ से भ्रष्ट ना हो, यानी कि रास्ते से भटके नहीं, इसलिए भी आप लगातार काम कर रही हैं। अब हम महिलाएं के एपिसोड में चूंकि अंत की तरफ हम जा रहे हैं, तो हम महिलाएं के दर्शकों के लिए आपका
आपका आखिरी मैसेज क्या है? हम महिलाएं, ये इतना अच्छा नाम है, अपने आप में ही परिपूर्ण। हम महिलाएं अगर ये सोचे कि हम कमजोर हैं तो कोई हमें ताकतवर होने ही नहीं देगा। हम महिलाएं अगर अपने लिए सोचे कि मुझ जैसा तो कोई है ही नहीं, मुझ जैसा ताकतवर, मुझ जैसा समझदार, मुझ जैसा ब्रेव, मुझ जैसा पॉजिटिव, मुझ जैसा स्ट्रांग कोई नहीं है, तो आपको कोई हरा ही नहीं सकता। तो इसलिए ये 4-5 शब्द अपनी जिंदगी में, अपने जीवन में उतारें कि मैं बोल्ड हूँ, मैं ब्यूटीफुल हूँ, मैं स्ट्रांग हूँ, मैं पॉजिटिव हूँ, मेरा एटीट्यूड हमेशा अच्छे काम के लिए है और मुझे कहीं पर भी किसी से दबना नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि कहीं पर महिलाएं, हम महिलाएं कहीं स्ट्रांग नहीं होंगी। आपकी जिंदगी के बारे में जब मैंने जाना, आप यकीन कीजिएगा, मैंने आपकी निजी जिंदगी की बातों को ऐसे सुना है, ऐसा लग रहा था मानो कोई फिल्म सामने चल रही है। आपने बहुत से स्ट्रगल, बहुत सी परेशानियां, बहुत से अप्स डाउन्स अपनी जिंदगी में देखे हैं, लेकिन आज अगर आप इस मजबूत शख्सियत के साथ बड़ी जिम्मेदारी निभा रही हैं तो ये हम महिलाओं के दर्शकों के लिए एक पॉजिटिव संदेश भी है। और मैं उम्मीद करती हूँ आपकी बताई हुई जितनी भी बातें हैं उन्हें पॉजिटिवली हमारे दर्शक लेंगे और महिलाएं, बच्चियां, बहनें, बेटियां सब सही रास्ते पर आगे चलेंगे, मजबूत शख्सियत के साथ, ये समझते हुए कि हाँ, हम जैसा कोई नहीं है, खूबसूरत भी हैं, बोल्ड भी हैं, ब्यूटीफुल भी हैं और हर तरीके से सक्षम भी हैं। एक भी लड़की अगर मेरे कहे के अनुसार हमारी बताई हुई बात पर अगर चल जाए तो मुझे लगता है, मैं समझूंगी आई एम ब्लेस्ड, आई हैव फुलफिल्ड माई ड्यूटी। सो आई वुड रिक्वेस्ट एवरी वुमेन, एवरी गर्ल टू बी पॉजिटिव, स्ट्रांग एंड बी फेथफुल टू व्हाट यू आर डूइंग। आप आज हम महिलाएं के एपिसोड में अपने अनुभवों को शेयर कर रही थी, हमारे दर्शकों तक पहुंचाया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।